नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख ही चुके होंगे कि आज का हमारा वीडियो सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को जारी रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से संबंधित है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, हम यहाँ पर जो भी नॉलेज लेंगे वह सभी वन लाइनर के माध्यम से दिया जाएगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रख सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है आपका तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। यह हम सभी जानते हैं। देखिए, जो साधारण सी चीज़ें होती हैं वह हम सभी जान सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, झंडा गीत क्या है। इस प्रकार के प्रश्न तो हम साधारणतया जानते ही हैं और ये आसानी से कर भी पाते हैं और यकीन मानिए ये आपसे अब पूछे भी नहीं जाते हैं। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की तो बात करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे उनसे बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछ लिए जा रहे हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। तो बात करूं कि राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। अब आपका प्रश्न आज पूछा जाएगा कि आपका राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बात करूं कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो देख लीजिएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा है उसकी लंबाई 2 जबकि चौड़ाई 3 के अनुपात में है। तो अगर मैं बात करूं कि आपके भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है आपका 2:3। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता है आपके पिंगले वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता कौन है? पिंगले वेंकैया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आपके वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपके वेंकैया नायडू है। तो आप थोड़ा उनसे ही रिलेट कर लीजिए कि डिजाइन करता आपके राष्ट्रीय ध्वज के कौन है, तो वेंकैया है। अब पिंगले वेंकैया आप थोड़ा भी याद रखेंगे तो ऑप्शन में आप सही आंसर का चयन कर पाएंगे। अगला है आपका कुल 3 रंग में सफ़ेद रंग। देखिए, यह प्रश्न भी आपसे एलिमिनेशन में पूछा जा सकता है, आपसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने रंग हैं, तो 3 रंग हैं। अब इसमें सफ़ेद रंग शांति का, केसरिया त्याग एवं बलिदान का और जो हरा रंग है आपका यह समृद्धि और खुशहाली का सूचक है, प्रतीक है। देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखकर जो है आपके लिए लाई हूँ और कुछ चीज़ें अगर ओरली बता रही हूँ तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनते रहें। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि राष्ट्रीय ध्वज आपका है तिरंगा जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है और जिसके डिजाइन करता है आपके पिंगले वेंकैया, जिसमें 3 रंग हैं। और आपकी अगर बात करूं सफ़ेद रंग शांति का और आपका केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, वहीं हरा रंग आपका सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक चिन्ह है। अगला है आपका चक्र की 24 तीलियां। आप सभी ने देखा होगा कि आपके राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में एक चक्र बना हुआ है उसका रंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका नेवी ब्लू। इस चीज़ को याद रखेंगे, आपके चक्र का रंग है नेवी ब्लू। अब उस चक्र में आपके 24 तीलियां हैं और ये 24 तीलियां हमें किस ओर संकेत करती हैं, किस चीज़ की सूचक हैं, तो ये 24 तीलियां हमें निरंतर 24 घंटे अपने कार्य में प्रगति करने के लिए, या बात करूं कि राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए तत्पर करती हैं। जैसे कि एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार आपके झंडे के चक्र में जो तीलियां हैं वह 24 तीलियां हैं और ये 24 तीलियां हमें यह बताती हैं कि मनुष्य को 24 घंटे अपनी सफलता के लिए तत्पर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई राष्ट्रीय ध्वज से। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस प्रकार एक एक चीज़ को लिया गया है और उसके बारे में सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं।
मानती हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स से ही आपसे क्वेश्चन निकाल करके पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका जनगण मन। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जनगण मन क्या है, सॉरी राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन। आपका जो राष्ट्रीय गान है वह है आपका जनगण मन अधिनायक जय है। देखिए इस प्रकार अगर मैं कहूँ कि राष्ट्रीय गान हम सभी ने पढ़ा होता है, जब भी हम स्कूल जाते हैं, प्रेयर करते हैं या किसी संस्थान में आप सरकारी कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है राष्ट्रगान होना अनिवार्य हो जाता है। अब हम प्रश्न देखेंगे कि इससे निकलने वाले आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बात की जाए कि राष्ट्रगान आपका कब अपनाया गया, तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। देखिए अगर मैं फटाफट बिना बताए एक बार बोलूँगी और बोलने के बाद दूसरा क्वेश्चन फिर ये तो इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे तो आप भी किताब उठा करके पढ़ सकते हैं और ख़ुद भी याद रख सकते हैं। बार बार बताने, समझाने, कहने का एक ही मतलब होता है ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। अगला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे संविधान के द्वारा कब अपनाया गया, या बात करूं कि इसे राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपसे, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि आपका सबसे पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में आपके गाया गया था। और आपके अगर सन की बात की जाए तो आपके 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो जॉर्ज पंचम उस समय आपके भारत आए हुए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु यह गीत आपका प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में आगे चल करके 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। देखिए अगला प्रश्न है आपका, गायन का कुल समय। तो आपका राष्ट्रगान गाने में जो कुल समय लगता है वह है आपका 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। जबकि बात करूं संक्षिप्त रूप से गाने की, अब संक्षिप्त रूप से क्या आप गाएंगे, तो यानी कि संविधान में जो आपके राष्ट्रगान को मान्यता दी गई है उसे संक्षिप्त रूप से गाने, यानी कि प्रथम व अंतिम पंक्ति को गाने में आपको कुल 20 सेकंड का समय लेना है। तो अगर बात की जाए कि राष्ट्रगान को गाने का कुल समय कितना है, तो 52 सेकंड, और संक्षिप्त रूप से गाने का समय कितना है, तो 20 सेकंड। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय गीत। देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे कि आपके एक एक चिन्ह से बनने वाले सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी किसी भी वीडियो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है आपका राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत हम सभी जानते हैं कौन सा है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत आपका क्या है, वंदे मातरम। अगला है आपका जिसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब आपका राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। बात करूं राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अब आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया था, भारत की जनता को समर्पित कर दिया गया था, और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब आप याद रख पाएंगे कि उसी दिन आपका राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। और उसके 2 दिन पहले अगर बात करूं तो 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है या इसके रचनाकार कौन है, तो वंदे मातरम के रचनाकार आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, और उस आनंद मठ से ही आपका वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिया गया है। अगला है आपका इसे सर्वप्रथम कब गाया गया, तो इसे आपका गाया गया है सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है।
कि आपसे मैं यकीनन ये बात बता रही हूँ कि बिल्कुल यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में गाया गया। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि आपके 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को गाया गया, जिसकी अध्यक्षता आपके रहीमुतुल्लाह सयानी कर रहे थे। तो इससे अब आप याद रखेंगे। और अगर बात करूं कि इसे गाने में कुल कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। तो अब आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का और राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड का। वहीं पर बात करूं तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। तो उम्मीद करती हूं कि ऊपर से जो भी मैंने ये 3 नंबर तक आपको चीज़ें बताई हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, अब आप इनसे बनने वाले प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ। यह प्रश्न अगर आप नोट्स बना रहे हैं या आप वीडियो के साथ साथ लिखने का भी काम कर रहे हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन तथा समापन वंदे मातरम के गायन से किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संसद के किसी भी अधिवेशन का जब प्रारंभ किया जाता है, या बात करूं लोकसभा राज्यसभा का सत्र जब प्रारंभ होता है, तब आपका प्रारंभ करने से पहले जनगण मन गाया जाता है। वहीं अगर जब आपका सत्र समाप्त हो रहा होता है, बैठक का अंतिम चरण के बाद आपकी जब बैठक समाप्त होती है, तब आपका वंदे मातरम के द्वारा बैठक समाप्त की जाती है। देखिए, एक चीज़ को और याद रखिएगा, मैंने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई। आप एक चीज़ और याद रखेंगे, आपने कई बार सुना होगा कि राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो जब भी कभी राष्ट्रीय पद पर आसीन व्यक्ति का निधन हो जाता है, तब आपके राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अगर आपका कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पद पर आसीन रहते हुए जिसका निधन हो गया है, तब आपका झंडा कुल 12 दिनों के लिए झुकाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का निधन पद पर रहते हुए हो गया है, तो आपका राष्ट्रीय जो ध्वज है वह 12 दिनों के लिए झुकाया जाएगा। अब उस पद के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जैसे आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं, तो उनका अगर निधन पद पर रहते समय हुआ है तो 12 दिन के लिए, और अगर पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो उनके निधन पर 7 दिनों तक झंडे को झुकाया जाता है। तो इस प्रकार आपका राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह हम सभी जानते हैं कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की शीर्ष आकृति है। राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की शीर्ष आकृति। आपके सारनाथ, वाराणसी सारनाथ में आपके जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, उसके जो सामने की शीर्ष भाग की जो आकृति है, उसे आपके राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। अगला अगर मैं बात करूं कि इसे संविधान के द्वारा कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा के द्वारा, संविधान के द्वारा या भारत की जनता को आपके राष्ट्रीय चिन्ह कब समर्पित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया गया, जबकि राष्ट्रीय गान आपका 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, यकीन मानिए जब वीडियो खत्म होगा तो आप चीज़ों को अपने आप याद कर चुके होंगे। अब देखिए, एक चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब संविधान 1950 को लागू किया गया तो तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को कैसे अपना लिया गया। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि आपके जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, 1857 की क्रांति हो रही थी, उससे लेकर के और आपके स्वतंत्रता के समय तक काफ़ी चिन्ह बने, काफ़ी प्रतीक बने, और उन्हीं प्रतीकों को, उन्हीं चिन्हों को आगे चल के संविधान में जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया गया। कुछ चीज़ों को मान्यता आपकी जो एक प्रकार से कह सकती हूँ उस समय की जो सरकार थी, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थी, तो आपके तभी अपना लिए गए थे कुछ चिन्ह, और जैसे ही संविधान लागू हुआ तो उन्हें भारत की जनता को समर्पित कर दिया गया। तो इसलिए आपका जो तिरंगा है वह 22 जुलाई 1947 को ही आपका अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका,
कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसमें कितनी आकृतियां हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह में आपके 4 सिंह की आकृति है। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। और 4 सिंहों में से आपके जो 3 सिंह हैं उनका जो मुख है वह सामने की ओर है, जबकि एक सिंह का मुख आपका पीछे की ओर है। और नीचे आपके जो शीर्ष स्तंभ है उसके आपके नीचे भाग में लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। और यह सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव जीत होती है। तो यकीन मानिए सत्य की सदैव जीत होती है और इसी वाक्य को आपके राष्ट्रीय वाक्य भी घोषित कर दिया गया। तो अब आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की शीर्ष आकृति है, जिसके निचले पृष्ठ पर निचले स्थान पर आपके लिखा हुआ है सबसे लास्ट में सत्यमेव जयते, जो आपका राष्ट्रीय वाक्य घोषित किया गया और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला अगर मैं आपसे कहूँ, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे भी याद रखेंगे कि संपूर्ण स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं जो आपका अशोक स्तंभ बना है वह किस प्रकार बनाया गया है, तो वह किसी भी ज्वाइंट से नहीं बल्कि एक पत्थर को ही काट करके तराश करके आपके चिन्ह निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है आपसे राष्ट्रीय पंचांग। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। तो राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत और यह शक संवत भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और यह प्रारंभ कब किया गया था? बात करूं इसका आपका शुरुआत कब हुई थी, किसने किया था? तो 78 ईसा पूर्व कनिष्क ने इसे प्रारंभ किया था और कनिष्क आपके कुषाण वंश के शासक थे जिन्होंने 78 ईसा पूर्व एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना गया और तत्पश्चात इसे 22 मार्च 1957 को भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया गया। और इसके प्रथम महीने की बात करूं कि यह शुरुआत कहां से होती है, तो इसका प्रथम माह आपका होता है चैत्र। तो शक संवत के आपका प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। अगला प्रश्न है आपसे राष्ट्रीय पुष्प। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब कमल क्यों है? तो आप सभी याद रखेंगे कि कमल हमारी संस्कृति, सभ्यता और धरोहर का प्रतीक भी माना जाता है और कमल आपका राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1857 की जब आपकी क्रांति हो रही थी उस समय आपके एक जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वह रखा गया था रोटी और खिला हुआ कमल। 1857 की क्रांति में आपके जो चिन्ह बनाया गया था वह था आपका रोटी और खिला हुआ कमल। तो जब आगे चल करके हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो इसी कमल को आपका राष्ट्रीय फूल अपना लिया गया। बात करूं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। 1-2 बार बोलेंगे आपको भी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पक्षी। देखिए फटाफट पढ़िए बिना स्किप किए और पूरा ध्यान एकाग्रचित करके इधर ही तरफ रखिए, इधर उधर मत भटकिए। तो राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। बात करूं कि यह आपका कब अपनाया गया, तो यह आपका 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? ऐसा क्या कारण थी, ऐसी क्या वजह थी कि आपके मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी आपके समस्त पक्षियों में सर्वाधिक सौंदर्यतापूर्ण और सर्वाधिक अद्भुत और सुंदर पक्षी अगर आपका कोई है तो सबसे अधिक सुंदर पक्षी आपका मोर ही बताया गया है, इसीलिए आपके मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है जो 26 जनवरी 1963 को लागू किया गया कि यह राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। और इसे कब अपनाया गया? तो 1973 को अपनाया गया। अब यहीं पर अगर मैं कहूँ कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो 1973 को ही आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। फिर है आपका राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय फल है आपका आम। राष्ट्रीय फल आपका क्या है? आम है और इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका।
राष्ट्रीय फल आपका आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, और यह आपका 1950 को लागू किया गया, अपनाया गया। देखिए पीछे जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये चीज़ें थी, तो इनसे प्रश्न आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कब गाया गया, किसने लिखा, प्रथम बार कहाँ गाया गया, किसने डिजाइन किया, कितनी देर में गाया जाता है, तो इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को लिख दिया। अब देखिए इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है। अगर पूछा भी जाएगा तो इनका वैज्ञानिक नाम, तो इसलिए आप इन पर एक बार सरसरी निगाह डालते चलिए। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय वृक्ष, और राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या है, बरगद है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस, और यह भी आपका 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपसे राष्ट्रीय नदी, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को। अगर मैं कहूँ कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय नदी, ये हम सभी को पता होती हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या हम सभी को ये भी पता होता है कि इन्हें कब अपनाया गया। तो इसलिए आपका यह वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को कब अपनाया गया और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। और अगर बात करूं इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। अगर आप गैंगेटिका भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप सही एलिमिनेशन कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गंगा डॉल्फिन, और जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, और यह आपका कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को। आपका राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। यही अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यह डॉल्फिन कैसे जल में रहती है, तो आप याद रखेंगे कि गंगा डॉल्फिन आपके स्वच्छ जल में रहती है। जहाँ पर गंगा का जल प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, वहाँ पर आपकी डॉल्फिन नहीं पाई जाएगी। तो जो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, यह आपके स्वच्छ और मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु है आपका हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। बात करूं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफास इंडिका, एलिफास इंडिका। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, और इसे कब घोषित किया गया राष्ट्रीय विरासत पशु, तो 13 अक्टूबर 2010 को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय खेल, और हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी, और इसे कब अपनाया गया, तो 1928 में आपके हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है आपके भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा बात करूं या सर्वोच्च बात करूं, तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है आपका भारत रत्न, और यह कब से प्रारंभ किया गया, तो 1954 से। भारत रत्न आपका कब से दिया जा रहा है, 1954 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मुद्रा, तो राष्ट्रीय मुद्रा हम सभी जानते हैं कि यह चिन्ह आपका अभी कुछ ही दिनों से प्रचलन में आया है। बात करूं तो 2010 से, जबकि जब से आपका देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के 2010 तक आपका जो चिन्ह रहा है वह आपका रा बना करके उसमें ऊ की मात्रा लगा करके रू लिखा जाता था, जिसे हम शॉर्ट में रुपया पढ़ते थे। तो उस चिन्ह की जगह पर आपका जो यह नया चिन्ह आया है, तो अब आपसे यही पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय मुद्रा आपकी जो ये रा वाला चिन्ह है, यह आपका कब अपनाया गया है, 2010 को, क्योंकि चीज़ें नई हैं, करंट से संबंधित हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और आपके इसके डिजाइनर कर्ता कौन है, तो उदय कुमार। और बात करूं कि इनका संबंध कहाँ से है, तो IIT मुंबई से है आपके संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता आपके हैं महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी टैगोर जी ने। और यहीं पर बात करूं कि अगर महात्मा जी को आपके
राष्ट्रपिता कह करके किसने बुलाया था? तो राष्ट्रपिता कह करके बुलाया था सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके बुलाया था। तो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, जिन्हें महात्मा की उपाधि टैगोर जी ने और सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था। अगला प्रश्न है आप, भारत की राजभाषा। देखिए, एक चीज़ तो आप सबसे पहले गौर करेंगे कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वरन राजभाषा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। और इसे कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। और आपके इसी के साथ लिपि को भी अपनाया गया, जो कि आपकी देवनागरी है। और इसे लागू कब किया गया? तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो संविधान बनने के पहले ही अपना ली गई थी, और जैसे ही आपका संविधान लागू किया गया तो यह स्वतः ही लागू हो गई थी। तो इसी प्रकार आपके 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आई और लागू हो गई। तो भारत की राजभाषा है आपकी हिंदी, जिसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। और इसके बाद इसे लागू कब किया गया या प्रभाव से कब में आ गई? तो आपके आ गई है 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है आपका झंडा गीत। तो झंडा गीत है आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हम सभी जानते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमारा झंडा गीत है। और यह सबसे पहले आपका कहाँ पर गाया गया, कहाँ पर स्वीकार किया गया? तो यह सर्वप्रथम 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। झंडा गीत आपका सर्वप्रथम 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इसके रचनाकार थे आपके श्यामलाल गुप्त। झंडा गीत के आपके जो रचनाकार थे वह थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। और जो लोग भी कानपुर के रहने वाले हैं या आसपास के हैं तो वह सभी जानते होंगे कि कानपुर में आपके एक स्थान है नरवल। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद आपके कानपुर के नरवल के रहने वाले थे। और नरवल में आपके एक डाइट भी पड़ती है, क्योंकि आप सभी लोग डाइट के नाम से नरवल को बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे। तो आज से आप यह भी जान लीजिए कि आपके प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय झंडा गीत के आपके जो रचनाकार हैं वह आपके कहीं और के नहीं बल्कि कानपुर नरवल से ही संबंधित है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीयता। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी एक ही राष्ट्रीयता है और वह है हमारी राष्ट्रीयता भारतीय। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। हम सभी कैसे हैं? तो राष्ट्रीयता से भारतीय राष्ट्रीयता है हमारी। और भारत में आपके एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बात करूं इसी के संदर्भ में यूएसए की यानी कि अमेरिका में आपके 2 प्रकार की नागरिकता वर्णित की गई है, जबकि भारत में आपकी एकल नागरिकता है। सिर्फ भारत का नागरिक यानी कि भारतीयता हमारी राष्ट्रीयता है। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। तो सभी देशों के अपने अपने अलग अलग सूचना पत्र होते हैं। किसी की ब्लू बुक होती है, किसी की ऑरेंज बुक, यानी कि नीदरलैंड की आपकी ऑरेंज बुक है। तो इसी प्रकार से आपके जो वाइट पेपर या श्वेत पत्र है, इसे भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। देखिए, मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे और पूरा वीडियो एंड हो जाएगा, तो प्लीज़ बने रहिए, छोड़कर मत जाइए। राष्ट्रीय पर्व। तो राष्ट्रीय पर्व हैं आपके 3। कौन कौन से हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान बन करके लागू हो चुका था। 26 नवंबर 1950 को जो आपका बात करूं समर्पित किया गया पूरे भारत को, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसी दिन के उपलक्ष्य में, इसी की याद में हम सभी आज तक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक देश का अपना अपना एक स्वतंत्रता दिवस होता है। जिस दिन वह देश आज़ाद होता है उसी दिन वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, जबकि यहीं पर राष्ट्रीय पर्व में आपके गांधी जयंती को भी शामिल किया गया है और गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मिठाई। तो इसे सिर्फ आप ऐसे ही देख लेंगे, ये चीज़ें आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, नॉलेज के लिए देख लीजिए। राष्ट्रीय मिठाई है आपकी जलेबी, राष्ट्रीय वाहन है आपका साइकिल, राष्ट्रीय पकवान है आपका खिचड़ी और राष्ट्रीय अभिवादन की बात करूं तो यह है आपका नमस्ते। देखिए कितना अच्छा अभिवादन है हमारा राष्ट्रीय, कि हमें किसी भी जाति, धर्म,
किसी भी चीज़ में बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें किसी का भी अभिवादन करना है तो हमें ना राम राम, ना जय श्री राम, ना राधे राधे, किसी भी जाति धर्म और किसी भी चीज़ में बनना नहीं है। सिर्फ क्या बोलना है, नमस्ते। तो हमारा राष्ट्रीय अभिवादन क्या है, नमस्ते। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके काम का है और आपको लगता है कि हाँ परीक्षा में इससे चीज़ें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कम समय में बेहतर नॉलेज और बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जाती है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार पढ़ें, पढ़ाएं, चैन बनाएं। आपने पढ़ा है अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने और सीखने का मौका दें। अपना भरोसा और विश्वास इस प्लेटफॉर्म के प्रति बनाए रखें। इसी प्रकार आपको लगातार छोटे छोटे उन टॉपिक्स को सभी को क्लियर किया जाएगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और लगातार आपको मैराथन के द्वारा भी संपूर्ण अध्ययन करवाया जा रहा है। तो अपनी निश्चित सफलता के लिए पढ़ाई की पोथी से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी को जारी रखते हुए अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें और निरंतरता आप बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।